ॐ श्रीगौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्मृति रूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः अध्यास का ये लक्षण हो गया। इसमें से दो पद अध्यास के लिए हैं, परत्र अवभास, और अन्य दो पद उपपादक। उसके उपपादक है, मतलब उसके सहायक बन जाएंगे, उसकी सिद्धि करेंगे ऐसे। ठीक है। पूर्व पक्षी ने कहा था ननु अस्य, ये कल के जो अंतिम दो तीन पंक्तियां, अस्य लक्षणस्य असंभवः, ये जो आपने लक्षण किया है ये संभव नहीं है। कौन सा लक्षण? एकावच्छेदेन संसृज्यमाने स्व अत्यन्ताभाववति अवभास। एकावच्छेदेन स्वसंसृज्यमाने स्व अत्यंताभावती अवभास्यत्वम, ये लक्षण पूर्व पक्ष कहता है अस्य लक्षणस्य असंभवः शुक्तौ रजतस्य सामग्री अभावेन संसर्गा सत्वात्, शुक्ति में रजत की सामग्री नहीं होने से संसर्ग नहीं होगा, संसर्गा सत्वात्। न च स्मर्यमाण सत्य रजतस्यैव परत्र शुक्तो अवभास्यत्वेन अध्यस्तत्व उक्तिरिति वाच्यम। और सिद्धांति ने कहा कि स्मर्यमाण सत्य रजत का ही परत्र शुक्ति में अवभासनम, उसने कहा ये अन्यथा ख्याति हो जाएगी, अन्यथा ख्याति प्रसंगात इति अतः स्मृति रूप इति। स्मृति शब्द कैसे बनेगा? पहले तो स्मृति शब्द केवल स्मरण धातु में स्त्रियांग तीन करके स्मृति शब्द बनेगा। ठीक है। स्मृत चिंतायाम, उसमें स्त्रियांग तीन करके स्मृति शब्द बनेगा। अब स्मृति में आगे देखो विग्रह कैसे दिया है, स्मर्यते इति स्मृति ही। स्मर्यते स्मृति में गुण हो जाएगा तो स्मर्यते होगा। उसका सूत्र है जहां अर का संयोग होता है, जैसे यहाँ स्मर, तो जो भी ऋकारांत धातु है उनमें अर का संयोग होने से गुणोर्ति संयोगाद यो हो। 7 4 29 लघु में है ये, 7 4 29, 7 4 29 गुणोर्ति संयोगाद यो हो। अर्ते हे संयोगादि नाम ऋकारांता नाम, यक अगर पर में हो तो यहाँ है स्मृति तकार है तो वहां स्मर्यते शब्द बनेगा। स्मर्यते, स्मर्यात, इस प्रकार से अन्य धातु हम इसकी वृत्ति दी है। गुणो भवति अर्थे है लघु की वृत्ति नहीं है, काशिका की है। लघु में दिया है अर्थे है संयोगात
संयोगादेः ऋदन्तस्य च गुणः स्यात् यकी यादाव आर्ध धातु के लिंगी च ह्वर्यात् अह्वार्षित अह्वरिष्यत फिर श्रु श्रवणे ऐसे दिया है, अन्य अन्य धातु में भी, लेकिन काशिका में सीधे ही दिया है स्मर्यते स्मर्यात, दोनों का वहां दृष्टांत दिया है। तो स्मर्यते इस सूत्र से हो जाएगा, स्मर्यते इति स्मृति ही। अब कल थोड़ा ये देख लिया था, फिर भी फिर से इसको देखते रहिए। स्मर्यते इति स्मृति ही, इसमें स्मृति शब्द का क्या अर्थ होगा? अर्थाध्यास कम कहते हैं, तो अर्थ मतलब अध्यास का अथवा स्मरण का विषय। स्मर्यते इति स्मृति ही स्मरण का विषय होगा, ठीक है। तो स्मृति शब्द, स्मृति देखो अभी परिभाषा याद रखिए, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाभास, ठीक है। इसमें से स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट ये मुख्य लक्षण है कि उपपादक है, ये दोनों उपपादक, ठीक है। तो पहले स्मृति रूप और पूर्व दृष्ट इसको देखिए। स्मृति रूप में स्मृति का अर्थ क्या कर रहे हैं? स्मर्यते, स्मर्यते का अर्थ है जो पदार्थ है वो, ठीक है। स्मर्यते इति स्मृति, इसको ध्यान में रखना, आगे अटपटा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। आगे देखते रहिए। सत्य रजतादि ही, स्मृति का अर्थ कर दिया सत्य रजतादि। सत्य रजत, सत्य रज्जु, इसको नाम क्या दे दिया? स्मृति ही। क्यों? स्मर्यते इति स्मृति ही, इस प्रकार से। अब समास का विग्रह करते हैं। तस्य रूपम इव रूपम अस्य इति स्मृति रूपः। स्मृति रूपः ऐसा कहना है, तस्य रूपम इव रूपम अस्य इति स्मृति रूपः। यह समास जैसे यस्य सह व्याघ्रपाद, ऐसे ही यहाँ भी, अथवा जैसे वहां उश्च उश्च कालो तो यस्य, ऐसे वांग कालो, ऐसे वहां जहां विग्रह किया, इसको कहते हैं उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि। उपमान पूर्व पद बहुव्रीहि मतलब बहुव्रीहि है अंत में, लेकिन एक उपमान भी है इसमें स्मृति करके, क्योंकि तस्य रूपम इव रूपम अस्य। अस्य से क्या हम लेंगे? यह जो अध्यास हो रहा है उसका रूप कैसा है? तस्य रूपम इव रूपम अस्य। तस्य से क्या लोगे? स्मृति। स्मृति से क्या लोगे? सत्य रजत। जैसे सत्य रजत का रूप है, जो हटस्थ रजत थी उसके जैसा इसका रूप है, ये हो गया स्मृति रूपः, मतलब सत्य रजत के जैसा रूप है इसका, तो ये हो गया स्मृति रूपः, ठीक है। स्मृति रूपः का अर्थ करते हैं स्मर्यमाण सदृश इत्यर्थः। स्मर्यमाण, स्मर्यमाण क्या होगा? जो विषय स्मृति का, जैसे साधारण स्मृति शब्द जो हम लेते हैं वो स्मृति, मतलब यहाँ स्मर्यते इति स्मृति नहीं, साधारण जैसे तर्क संग्रह में स्मृति शब्द आता है ना, वहां स्मृति किसको कहते हैं? स्मरणम मतलब ज्ञानम, ठीक है। तो वहां जो स्मरण है तो एक ज्ञान है, एक प्रकार का ज्ञान है। स्मृति की वहां, आप लोग मत बोलिए, स्मृति की परिभाषा क्या है? ऑनलाइन वाले बताएंगे। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति। संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम नपुंसकलिंग, संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र जन्य
मात्र पद क्यों दिया है? मात्र पद ऑनलाइन वाले बताएंगे। प्रत्यभिज्ञा में नहीं तो अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा भी संस्कार जन्य है, लेकिन संस्कार मात्र जन्य नहीं है। ये पहले ही अभी बताया था कुछ। तो वो है स्मृति, वो ज्ञान है। और स्मर्यमाण शब्द से यहाँ क्या लेना है? अर्थ है। तो एक ज्ञान एक अर्थ दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि ज्ञान का भी अध्यास है, अर्थ का भी अध्यास है। स्मर्यमाण सदृश। सदृश शब्द का क्या अर्थ रहता है? सामान्यतः तर्क संग्रह में। हाँ, सामान्य सामान, हाँ, यहाँ वो नहीं। यहाँ तद भिन्नत्व सति तदगत भूयो धर्मवत्वम। जैसे हम कहेंगे चैत्र मैत्र में सादृश्य है, तो इसका अर्थ क्या है? चैत्र मैत्र से भिन्न तो है, लेकिन चैत्र में मैत्रगत बहुत सारे भूय धर्म का सादृश्य भी मिले। भूयो धर्मवत्वम चैत्र में मिल जाएगा, मैत्र के बहुत सारे धर्म। जिसे लंबा भी ऐसा दिखता है, बोलता भी ऐसा है, हाथ भी ऐसे हिलाता है, नाक भी ऐसी है, कुछ कुछ ये है भूयो धर्मवत्व, ये सादृश्य। तो स्मर्यमाण सदृश, स्मर्यमाण सदृश हो गया स्मृति रूपः। जो स्मर्यमाण विषय है सत्य रजत आदि, उसके जैसा ये है अध्यस्त पदार्थ है, यह है स्मृति रूपः। स्मर्यते इति स्मृति जब हम करेंगे तो कर्मणि घय होगा, ठीक है। और स्मरणम स्मृति यह है भाव में घय। सादृश्य उक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदात्। स्मर्यमाणात् आपका क्या पाठ है? माणात्, स्मर्यमाणात् दीर्घ कर लो, अगर नहीं है पाठ तो कर लीजिए। सादृश्य उक्त्या स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदात्। स्मर्यमाण से आरोप्य में भेद है। स्मर्यमाणात् पंचमी, आरोप्य जो वहां जिसका आरोप हुआ है। स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदात्, ये किस पद से ध्वनित हुआ? हाँ, सादृश्य, ये मतलब सदृश पद क्या बता रहा है कि जो स्मर्यमाण था उससे ये भिन्न है। ये क्यों ऐसे कह दिया? क्योंकि अन्यथा ख्याति में पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि आप ऐसे विचार करोगे तो अन्यथा ख्याति हो जाएगी, कि जो स्मर्यमाण है वही, क्योंकि न्याय मत में स्मर्यमाण रजत और सामने है शुक्ति। स्मर्यमाण रजत की उसका दर्शन यहाँ, उसका ज्ञान यहाँ हो रहा है। कैसे होगा? हाँ, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष से। ऑनलाइन वाले सब इस शब्द से परिचित हैं, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष। उनके यहाँ एक लौकिक ज्ञान और एक लौकिक प्रत्यक्ष और एक अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन से? एक तो ये ज्ञान, सामान्य लक्षण सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षण सन्निकर्ष, योगज। तो ज्ञान लक्षण इसका दृष्टांत देते हैं, जैसे सुरभि, इदम चंदनम अथवा इदम चंदनम सुरभि, ऐसे। तो चंदन पहले कभी देखा था और सुगंध भी ले ली थी, अब केवल चंदन देख रहे हो और कल्पना कर लेते हो, मतलब ज्ञान लक्षणा कि वह ज्ञान आता है कि सुरभि ही होगा, ऐसा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वैसे आप ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष लोगे तो अन्यथा ख्याति होगी, लेकिन यहाँ क्या है? स्मर्यमाणात् आरोप्यस्य भेदात्, ये भिन्न है, इसलिए अन्यथा ख्याति नहीं होगी। न अन्यथा ख्याति रीति उक्तम भवति। अब सादृश्य का उपादन करते हैं। सादृश्यम उपपादयति। पूर्व दृष्ट इति स्मृति रूपः
और पूर्व दृष्ट, दूसरा पद जो उपपादक पद है उसको लेते हैं। पूर्व दृष्ट में दृष्ट पद है, दृष्ट पद कैसे बनेगा? दृशिर प्रेक्षणे धातु में निष्ठा प्रत्यय। निष्ठा प्रत्यय करने से दृष्ट बनेगा, लेकिन वो नहीं लेना है। आचार्य देखो टीकाकार क्या कहते हैं, दृष्टम दर्शनम, ल्युट प्रत्यय करके दर्शन, दर्शन का अर्थ है ज्ञानम। दृष्टम हम कैसे कब कहेंगे? मया पुष्पम दृष्टम, तो मेरे द्वारा पुष्प देखा गया, लेकिन यहां दृष्टम नहीं, दर्शनम, मतलब दर्शन का अर्थ है ज्ञानम, दृष्ट का अर्थ करना दर्शनम। आगे संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अवभास्यते इति पूर्व दृष्टावभासः। मतलब मैं तेज तो नहीं जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ एक पाठ में तो इतना सारा हो जाएगा और फिर सिर थोड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, केवल पद पद का ठीक ठीक निरूपण होना चाहिए। संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अवभास्यते इति पूर्व दृष्टावभास। देखो पूर्व दृष्ट में जो पूर्व पद है, तो पूर्वस्य दर्शनम ऐसे नहीं लिया, षष्ठी नहीं की, पूर्व के लिए क्या कर दिया? पूर्व दर्शनात्, पंचमी, हेतु हेत्वर्थ पंचमी दे दी वहां। पूर्व दर्शन के कारण संस्कार बनते हैं, संस्कार द्वारा अवभास्यते इति पूर्व दृष्टावभासः। तो पूर्व दर्शनात् संस्कार द्वारा अवभास्यते, पहले पूर्व दर्शन मतलब ज्ञान हुआ, ठीक है, उसके पश्चात उसके संस्कार, संस्कार से अब अवभाषण हो रहा है। और कैसा अवभाषण? स्मर्यमाण के सदृश। संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अवभास्यते इति पूर्व दृष्टावभासः। तो स्मृति रूप हो गया, पूर्व दृष्ट हो गया, ठीक है। ये इन शब्दों का जो विशेष अर्थ यहाँ दिया है उसी को ग्रहण करना है। मतलब सामान्यतः हम स्मृति से कुछ समझते हैं, पूर्व दृष्ट से कुछ, वो अर्थ से अध्यास की परिभाषा नहीं बनेगी। अब आगे, तेन संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम स्मर्यमाण आरोप्ययोः सादृश्यम उक्तम भवति। स्मर्यमाण विषय और आरोप्य, स्मर्यमाण और विषय आरोप्य, इनमें से ज्ञान कौन है और विषय कौन है? स्मर्यमान ज्ञान और आरोप्य विषय, दोनों विषय होंगे। स्मर्यमाण और आरोप्य दोनों विषय हैं, यहाँ कोई ज्ञान नहीं। मतलब ऐसा आवश्यक नहीं है कि अगर मैं प्रश्न पूछूं कि इसमें कौन ज्ञान कौन विषय, तो एक एक तो बताना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल आवश्यक नहीं है। स्मर्यमाण क्या, क्योंकि आगे पंक्त उसके पहले पूर्व में क्या पद दिया है? विषयत्वम सीधे ही दिया है, तो दोनों क्या है? विषय है, ठीक है। मतलब आचार्य के प्रश्न पंक्तियों ठीक ठीक देखते रहोगे तो सब हो जाए। मतलब सत्व इतना हो कि सीधे हम पंक्ति देखते रहें, मन इधर उधर चल रहा है, 50 चीज अंदर चल रही है और प्रश्न पूछा तो फिर आकाश दर्शनम। संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम स्मर्यमाण आरोप्ययोः। स्मर्यमाण है विषय, आरोप्य भी है विषय, दोनों में रहेगा विषयत्वम। कैसा विषयत्व? संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व, क्योंकि जो स्मर्यमाण है उसके पूर्व में कहीं संस्कार हुआ था, अभी वह संस्कार जन्य ज्ञान का विषय बन रहा है, ठीक है। और जो आरोप्य है वो भी उसी संस्कार से जन्य ज्ञान है, लेकिन वहां उसका सादृश्यम है, वो केवल सदृश है उसके जैसा। तो इनमें सादृश्यम ये हो गया, स्मर्यमाण विषय और आरोप्य में सादृश्य क्या हुआ?
संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम ये सादृश्यम उक्तम भवति। और स्मृति और आरोप, स्मृति और आरोप, इनमें विषय कौन है? आरोप्य। शब्द ठीक से ग्रहण कीजिए। कोई विषय नहीं है, दोनों ज्ञान है। हाँ, आरोप है ही नहीं, वहां आरोप है। स्मृति और आरोप, स्मृति और आरोप दोनों कौन क्या है? दोनों ज्ञान है, दोनों में कोई विषय। स्मर्यमाण और एक एक पद ठीक से, स्मर्यमाण और आरोप ये दोनों क्या है? स्मृति और आरोप क्या है? सबको ये स्पष्ट हो गया? मतलब आपको कमरे में जाके पूरा पाठ फिर से करोगे ना, तब तृप्ति होती है। नहीं तो ये ऐसे ही है जैसे अब 2 पाठ के पहले क्या हुआ था वो बिल्कुल साफ, क्योंकि संस्कार ही नहीं बनेंगे उसके फिर। और ये प्रकरण अध्यास का थोड़ा अभी लंबा है, और जहां पूर्व पक्ष आते रहे यहाँ तो ज्यादा अधिक पूर्व पक्ष विचार नहीं तो बहुत ही क्लिष्ट हो जाता है। तो स्मृति और आरोप जो है वो संस्कार जन्य है, और स्मर्यमाण और आरोप्य ये क्या है? इनमें संस्कार जन्य ज्ञान का विषयत्व है। तो संस्कार जन्य मतलब वो संस्कार जन्य ज्ञान है, स्मृति और आरोप है। तो यहाँ दिया है संस्कार जन्यत्व स्मृति के लिए, लेकिन हमको परिभाषा पता है वो संस्कार मात्र जन्य है। ठीक है, इसी प्रकार आरोप जो है संस्कार से जन्य है। ये दो न च संस्कार जन्यत्वात् आरोपस्य स्मृतित्वापत्तिरिति वाच्यम्। संस्कार जन्यत्वात् आरोपस्य स्मृतित्वापत्ति ही, ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा कि तो आरोप भी संस्कार जन्य है। अगर आरोप भी संस्कार जन्य है तो वो भी स्मृति ही है। स्मृतित्व आपत्ति आरोप में होगी। आरोप का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि वहां ज्ञान का आरोप, ज्ञान रूप आरोप है। इति न च वाच्यम, सिद्धांति कहेगा कि नहीं, ये स्मृति नहीं है। क्यों? दोष संप्रयोग जन्यत्वस्य अपि विवक्षितत्वेन संस्कार मात्र जन्यत्व अभावात्। स्मृति जो है वो संस्कार मात्र जन्य है, लेकिन आरोप है वो संस्कार मात्र जन्य नहीं है, उसमें और भी कुछ है। इसलिए उन्होंने वहां संस्कार जन्यत्व तक सादृश्य दिखाया। मात्र पद स्मृति में गए जाएगा, लेकिन आरोप में नहीं है। आरोप में क्या विशेष है? दोष और संप्रयोग, दोष संप्रयोग जन्यत्वस्यापि विवक्षितत्वेन संस्कार मात्र जन्यत्व अभावात्। आरोप में केवल संस्कार नहीं है। ठीक है, तो दोष, दोष शब्द से तो हम परिचित हैं। जैसे कहीं प्रकाश अधिक है कम है, अथवा कहीं चक्षु में ही कुछ दोष है, कोई इंद्रिय में कुछ भी दोष हो। जैसे कल भोजन जो था उसमें मसाले वसाले ठीक थे थोड़े, तो स्वामी जी बता रहे थे कि कल भोजन में कुछ स्वाद हुआ, क्योंकि जिनको बुखार होता है उनकी जीवा में स्वाद का भान नहीं होता। तो मतलब उस समय रसनेन्द्रिय में दोष होता है, तो ठीक ठीक ग्रहण ही नहीं होगा कि क्या है इसमें है क्या नहीं। जैसे चक्षुर इंद्रिय में दोष होगा, श्रवण इंद्रिय, तो श्रवण में तो दोष इतना अधिक होता है कि जो बताया जाता है उसका कहीं कुछ और अर्थ है, कुछ सुनते ही कम है लोग। जो अपने को सुनना है, हमको सुनना है, वही आप लगाते रहते हो, फिर पद का कुछ अर्थ निकलेगा। तो ये सब दोष हैं। तो दोष का अर्थ हो गया। अब संप्रयोग का अर्थ बताते हैं। अत्र संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम उच्यते। संप्रयोग शब्द से अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए। तो क्योंकि अधिष्ठान सामान्य ज्ञान के बिना
आरोप का ज्ञान नहीं होगा, आरोप हो रहा है कि नहीं इसका भान ही नहीं होगा। जैसे रज्जु सर्प के समय रज्जु का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंश जिसको हम बोलते हैं, वैसे वो सामान्य अंश नहीं है, सामान्य ज्ञान, यही सटीक शब्द प्रयोग है। क्योंकि अगर इसमें आपत्ति क्या है, कोई बता सकता है? अगर आप सामान्य अंश, जब हम कहेंगे कि अध्यास के लिए अधिष्ठान के सामान्य अंश का ज्ञान चाहिए और जब विशेष अंश का ज्ञान होगा तो अध्यास की निवृत्ति होगी, ऐसे जो सामान्य शब्द व्यवहार करने में आपत्ति है। क्या आपत्ति है? Indicates only one part of it. जो अद्वैत सिद्धि में बैठते हैं उनको इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप दार्ष्टान्त में घटाओगे ब्रह्म में, वो तो निरंश है, फिर आपको ये सामान्य अंश, विशेष अंश, ये नहीं घटेगा। ये आया था, प्रकरण आया था। तो इसलिए हम सामान्य अंश, विशेष अंश ये शब्द प्रयोग ही नहीं करेंगे। सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, पूर्व पक्ष से ये उठाया गया है। तो हम कहेंगे सामान्य अंश, विशेष अंश तो क्योंकि ब्रह्म में है नहीं, तो कहेंगे जब सामान्य अंश का ज्ञान हो तब अध्यास होगा और विशेष अंश का ज्ञान हो तब अध्यास निवृत्त होगा। न यहाँ अध्यास संभव है, न अध्यास की निवृत्ति। आप क्या अध्यास बता रहे हैं? सामान्य अंश से सामान्य ज्ञान। तो रज्जु का सामान्य ज्ञान क्या है कि अत्र किंचित अस्ति, अस्ति प्रकार से जो ज्ञान, सत्ता, और विशेष ज्ञान का अर्थ है रज्जुत्वेन ज्ञान। वह पहले केवल सत्ता, क्योंकि सत्ता अध्यास एक हो जाएगा और फिर यहाँ जब ज्ञान होगा तो अध्यास की निवृत्ति होगी विशेष ज्ञान से। औपाधिकत्वेन अंश बता सकते हो आप, फिर आपको बताना पड़ेगा कि वहां क्या उपाधि है अंश बनाने के लिए। तो फिर सच्चित को उपाधि करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक अंश जो है वो केवल, मतलब एक उपाधि जो है केवल अध्यास के समय भासती है, मतलब दोनों समय, अध्यास में भी और ज्ञान के समय। अज्ञान काल, ज्ञान काल, दोनों में जो उपलब्ध होगा उसको अधिष्ठान अंश कहा जाएगा, और केवल ज्ञान काल में जो आएगा वो विशेष अंश। लेकिन इसको ध्यान में रखिए। तो संप्रयोग शब्देन अधिष्ठान सामान्य ज्ञानम उच्यते। अब ये अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान जो बाह्य पदार्थ है, बहिर्देश में जब अध्यास होता है तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान इंद्रिय से हो जाएगा, जैसे रज्जु का, शुक्ति का इत्यादि। लेकिन जो अध्यस्त पदार्थ अहंकार है वो तो बाह्य देश में नहीं है, वो तो अंतर देश में है। तो वहां अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान इंद्रिय से नहीं होगा। देखिए, अहंकाराध्यासे इंद्रिय संप्रयोग अलाभात, अहंकार के अध्यास में इंद्रिय संप्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय का वहां उपयोग नहीं होता है अहंकार के अध्यास में। अब देखो इसको, ये आगे विषय आएगा थोड़ा और, अभी केवल संस्कार इसका बना सकते हैं। सर्प का अध्यास हो रहा है रज्जु में, रूप्य का अध्यास होता है शुक्ति में, उसका जो सामान्य ज्ञान है वो आपको इंद्रिय से उपलब्ध है, इसलिए अध्यास संभव है। क्योंकि यह दे दिया, तभी आरोप होगा, तब अध्यास हो सकता है। ठीक है। अहंकार का आत्मा में अध्यास, अहंकार का आत्मा में अध्यास, तो आत्मा का किस प्रकार से आपको ज्ञान होता है? पूर्व पक्ष पूछेगा कि रज्जु का तो ज्ञान हो सकता है, मतलब जो बाह्य देश में विषय है उसके अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, विशेष ज्ञान, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन जो बाह्य देश में विषय नहीं है उसमें आपको अधिष्ठान का ज्ञान कैसे होगा?
और आप ही कहते हो कि ये तो ज्ञान का विषय नहीं है, आत्मा ज्ञान का विषय नहीं बनता, अप्रमेय है। तो आगे बताएंगे कि विषय होना इसका अर्थ ये नहीं है कि इंद्रिय से अथवा अंतःकरण से ही विषय हो। आत्मा तो साक्षात अपरोक्ष है, इस प्रकार से वो ज्ञात है। तो ज्ञात होना चाहिए, विषयत्वेन ज्ञात हो अध्यास के लिए ये आवश्यक नहीं है। ज्ञात हो वहां अध्यास हो जाएगा। तो रज्जु का सामान्य ज्ञान है, मतलब रज्जु भी ज्ञात है, वहां अध्यास संभव है। आत्मा भी ज्ञात है, साक्षात अपरोक्षत्व, वहां भी अध्यास संभव है। एवंच दोष संप्रयोग संस्कार बलात् शुक्त्यादौ रजतम उत्पन्नम अस्ति इति परत्र अवभास्यत्व लक्षणम उपपन्नम इति। इस प्रकार से दोष, संप्रयोग और संस्कार तीन है। इसको दोषश्च संप्रयोगश्च संस्कारश्च इति दोष संप्रयोग संस्काराः तेषां बलात्, इनके बल से शुक्त्यादौ रजतम उत्पन्नम अस्ति। शुक्त्यादौ रजतम, या तो उनको कहना चाहिए शुक्त्यादौ रजतादि उत्पन्नम, क्योंकि शुक्ति में आदि पद लगाने से अन्य अन्य अधिष्ठान, तो रजत में भी अन्य अन्य, लेकिन इन्होंने कह दिया शुक्त्यादौ रजतम। तो जैसे अधिष्ठान में आदि पद लगाते हो तो अध्यस्त में भी आदि पद होना चाहिए, लेकिन यहां ऐसे नहीं किया। शुक्त्यादौ आदि पद से क्या लेंगे फिर यहां? अवच्छिन्न चैतन्य। शुक्ति आदि मतलब वहां केवल शुक्ति में अध्यास नहीं होता, शुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य में रजत की उत्पत्ति। और ये पहले भी हम अन्य अन्य ग्रंथों में हम देखते रहते हैं कि अध्यास केवल वाग व्यवहार के लिए आप कह सकते हो शुक्ति में रजत, रज्जु में सर्प, लेकिन वास्तव में तद अवच्छिन्न चैतन्य में ही अध्यास होगा। इसलिए सारे अध्यास किसमें होते हैं? चैतन्य में। ठीक है, सारे अध्यास चैतन्य में ही होंगे। शुक्त्यादौ रजतम उत्पन्नम अस्ति इति परत्र अवभास्यत्व लक्षणम उपपन्नम। इस प्रकार से परत्र अवभास्यत्व ये लक्षण था, बाकी दो पद तो अधिक है, स्मृति रूप पूर्वदृष्ट है। तो ये सब मिलाकर अब परत्र अवभास्यत्व लक्षणम उपपन्नम परावभास। परावभास, लेकिन मूल लक्षण में तो आपके स्वामी जी क्या पाठ है? अवभास लिख लीजिए वहां। परावभास भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अवभाष्य परत्र अवभाष्यत्व लक्षणम उपपन्नम इति स्मृति रूप पूर्वदृष्ट पदाभ्याम। स्मृति रूप और पूर्वदृष्ट ये दोनों पद किसके लिए थे? उपपादन के लिए थे। उपपादितम, ठीक है। स्मृति रूप पूर्वदृष्ट पदाभ्याम परत्र अवभाष्यत्व लक्षणम, आगे उपपादितम। ठीक है। अन्य तु, अब एक दो और मत बताते हैं। अन्य तु ताभ्यां दोषादि त्रयजन्यत्वम कार्याध्यास लक्षणम उक्तम। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएंगे। ताभ्याम काभ्याम दोष संप्रयोग संस्कार। नहीं, वो तो आगे है, वो तो दोषादि त्रयजन्यत्व, वो आगे का प्रश्न का उत्तर पहले ही देते हैं। हाँ, स्मृति रूप पूर्वदृष्टा भ्याम, भ्याम आपको वहां लगाना है। स्मृति रूप पूर्वदृष्टाभ्याम
ताभ्याम दोषादि त्रय जन्यत्वम, इसमें त्रय क्या क्या है? दोष और संप्रयोग संस्कार। दोषादि त्रय जन्यत्वम कार्याध्यास लक्षणम उक्तम, ये है कार्य अध्यास का लक्षण। मतलब अविद्या का अध्यास नहीं, लेकिन अन्य अन्य जो अध्यास होते हैं अहंकार आदि को लेकर, इन सब में ये लक्षण घट जाएगा। इति आहु अपरेतु, अब और भी कोई है। स्मृति रूप स्मर्यमाण सदृश, तो स्मृति रूप स्मर्यमाण सदृश, ये तो वेदांती ने सिद्धांति ने भी यही कहा था, हमारा भी यही मत था। स्मृति रूप का अर्थ क्या किया था? सदृश। स्मृति का अर्थ किया था स्मर्यमाण, रूप रूपम इव रूपम, तो सादृश्य बताया था वहां। तो स्मृति रूप का अर्थ था स्मर्यमाण सदृश, और सादृश्य जो है उसका अर्थ वहां क्या किया था? नहीं, वो तो हमने मतलब वो तो साधारण परिभाषा, लेकिन वहां देखो सादृश्य की क्या, वहां सादृश्य क्या दिया था? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय। हाँ, ऑनलाइन वाले ने क्या उत्तर दिया? सादृश्यम क्या? प्रमाणजन्य ज्ञान विषय। नहीं, पूर्व में क्या दिया था? संस्कार जन्य संस्कार जन्य ज्ञान विषय। सादृश्यम, ये दिया था। थोड़ी पंक्ति के पहले देख लीजिए, संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्वम स्मर्यमाण आरोप्ययोः सादृश्यम। तो पूर्व में सादृश्य का वो अर्थ किया था, ठीक है। और वो किसके किसके लिए था? स्मृति आरोप स्मर्यमाण आरोप्य, चार में से किसके लिए था? हाँ, स्मर्यमाण और आरोप्य, ये दो के लिए वो लक्षण दिया था, संस्कार जन्य ज्ञान विषयत्व। अब कहते हैं सादृश्यम च प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व। संस्कार जन्य के बदले क्या कह दिया? प्रमाणाजन्य, ये अपरे वाले, ये भी सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो संस्कार जन्य है वो प्रमाण से अजन्य है, जो प्रमाण जन्य होगा वो संस्कार वाला नहीं। तो सादृश्यम दोनों में किसमें किसमें ये सादृश्य देखना चाहिए? स्मर्यमाण और आरोप्य। स्मर्यमाण और आरोप्य। स्मर्यमाण जो है वो प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय है, ठीक है। स्मर्यमाण मतलब वही रजत जो है अभी उसकी स्मृति हुई, तो अब स्मर्यमाण है इसलिए वो प्रमाणजन्य नहीं हुआ। प्रमाणजन्य जो होगा वो प्रमा हो जाएगी। प्रमा स्मृति से भिन्न है, क्योंकि प्रमा जो है उसको यथार्थ ज्ञान में रखेंगे, ठीक है। और आरोप्य, आरोप्य भी प्रमाणाजन्य ज्ञान विषय है, ठीक है। स्मृत्यारोपयोः प्रमाणाजन्यत्वात्, फिर से वही पंक्ति दे रहे हैं कि कुछ और बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? स्मृति और आरोप जो ज्ञान स्वरूप है, मतलब अब एक बार सतर्क हो गए तो फिर स्मृति और आरोप, स्मृति आरोपयोः प्रमाणाजन्यत्वात्, वो प्रमाणजन्य नहीं है, स्मृति और आरोप दोनों। पूर्व दृष्ट पदम, यहां तक ठीक है ना? स्मृति आरोपयोः प्रमाणाजन्यत्वात्, तो स्मृति आरोप प्रमाणाजन्य है, इसलिए स्मर्यमाण आरोप्य ज्ञान विषय हो जाएंगे, ठीक है। स्मृति आरोप में प्रमाणाजन्यत्व है और स्मर्यमाण आरोप्य में प्रमाणाजन्य ज्ञान विषयत्व है। स्मृति आरोप स्मर्यमाण आरोप्य। पूर्व दृष्ट पदम तज्जातीय परम, और पूर्व दृष्ट, ये अपरे क्या कहते हैं कि जो पूर्व दृष्ट पद है वो तज्जातीय है, उसकी जाति समान है, ये और सटीक हो जाता है। जैसे हट्ट में जो आपने देखा था रजत, हट्ट मतलब मार्केट, वहां जो कहीं दुकान में आपने देख लिया रजत, उसमें क्या रहेगा? रजत में रजतत्व,
और कभी आपने स्वप्न में रजत देख लिया, तो उसमें भी क्या रहेगा? रजतत्व। कहीं आपने स्मरण किया तो स्मरण की जो वृत्ति है रजत की, उसमें भी रहेगा रजतत्व। और जब आरोप करोगे तो रजत के आरोप में भी रजतत्व। तो तज्जातीयत्व जो है ना, वो सब में रहेगा। क्योंकि अन्य जो पूर्व में कहा है उसमें भी आपत्ति हो सकती है। अब वहां विचार नहीं करना है, केवल इतना समझ लिए कि पूर्व दृष्ट पद जो है वो तज्जातीय परम, तो जाति समान है। जैसे कोई कहेगा कि आपने ये फल खाया है, हाँ हाँ ये फल मैंने खाया है। ये फल खाया है तो ये बाहर कैसे है? ये तो खा लिया है आपने। नहीं तो खाया है मतलब इस समान जातीय फल मैंने खाया है, ऐसा तज्जातीय परम। अभिनव रजतादेहे पूर्व दृष्टत्व अभाव। क्योंकि जो अभिनव रजत है, अभिनव रजत का अर्थ क्या होगा? जो नूतन, नूतन मतलब सामने क्या है? हाँ, क्योंकि वेदांत क्या कहता है कि जो अध्यास होता है ना, तो उसी काल में वहां रजत की उत्पत्ति होगी। ठीक है, जब ज्ञान होगा तब रजत, जो अध्यस्त रजत है, और जब ज्ञान नहीं तो रजत नहीं। उसको कहते हैं ज्ञातैक सत्वम। जब ज्ञान तब वो है, जब ज्ञान नहीं तो वो है नहीं, विषय नहीं। ज्ञातैक सत्वम, ये जितने इन शब्द राशि से परिचित हो जाओगे तो आगे फिर बृहत प्रस्थान में भी लाभ होगा। ज्ञात मतलब कोई भी, लेकिन यहाँ यथार्थ है, प्रातिभाषिक दृष्टांत पर ज्ञात। तो जो अभिनव रजत है, अध्यस्त है, उसमें पूर्व दृष्टत्व नहीं होगा, क्योंकि वो तो अभी आप अध्यास कर रहे हो, पूर्व दृष्ट कैसे होगा? तो पूर्व दृष्ट क्यों? अतः जाति है, जाति तो समान। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।